स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरके लर्निंग वर्ल्ड पे। यह वीडियो जो है आपको 10th क्लास के यदि आप स्टूडेंट्स हैं और आपका इकोनॉमिक्स में बेसिक समझ नहीं है तो बेसिक समझ के साथ साथ यदि आप पूर्ण रूप से इकोनॉमिक्स को पढ़ भी लिए हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि संपूर्ण बुक का जो है आपको संपूर्ण अर्थशास्त्र कह सकते हैं इस पुस्तक की जो संभावित क्वेश्चन है वो हर एक टॉपिक से लिया गया, हर एक चैप्टर से लिया गया। और साथ ही यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं और आपका जो है इकोनॉमिक्स कमजोर है और इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ आपके अंदर यदि डेवलप आपको करना है अपने अंदर, तो यह वीडियो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ओके, किसका? तो आर्थिक विकास का कौन सा क्षेत्र? तो तीसरा क्षेत्र। ऑप्शन है हमारे पास कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी है शिक्षा क्षेत्र। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा तीसरा क्षेत्र में? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अब हमें यह भी समझना है कि मतलब आर्थिक विकास का कुल कितने क्षेत्र होता है। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि आप नहीं जानते हैं तो इसे जान लें कि आर्थिक विकास के जो होते हैं टोटल 3 क्षेत्र माना गया है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? तो इसको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो ये जो कृषि देख रहे हैं यह हमारा जो है 1 नंबर में आता है प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद ये औद्योगिक क्षेत्र जो देख रहे हैं इसको 2 नंबर में जानते हैं हम लोग किस नाम से? तो द्वितीयक क्षेत्र में। और तीसरा क्षेत्र जो है तृतीयक, ये होता है सेवा क्षेत्र। अर्थात कृषि से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होंगे वो आपको कृषि क्षेत्र में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद औद्योगिक का कार्य जितने भी होंगे, चाहे वो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, सब जो आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल वर्क जहां मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है वो द्वितीयक क्षेत्र में अर्थात औद्योगिक क्षेत्र में आ जाता है। और तीसरा को हम जो है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के सर्विस होल्डर आते हैं, जैसे आप बैंकिंग सर्विस हो गया, LIC हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया। तो ये सभी के सभी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेवा क्षेत्र में आएगा। क्लियर है? आई थिंक ये तीनों क्षेत्र आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है आउटसोर्सिंग किसका? तो आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है। अब ऑप्शन है आपके पास भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। 4 ऑप्शन आपको दिया है। मतलब आउटसोर्सिंग जो है सबसे जो है अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है किस देश में? क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि सर्व प्रमुख क्षेत्र है, तो वह देश कौन सा है? तो वह अपना प्यारा सा भारत देश है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। किसको? तो भारत को माना जाता है। और ये आपको किस चैप्टर से है? तो आप ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़े होंगे, वैश्वीकरण, वहां से यह क्वेश्चन आपको आया है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण, कैसी ऋण? तो दीर्घकालीन, लॉन्ग पीरियड के लिए, ओके, करने वाली संस्था कौन है? मतलब कृषि में जो दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करती है वो कौन सी इंस्टीट्यूशंस है, इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन ए कहता है महाजन, ऑप्शन बी कहता है आपसे प्राथमिक कृषि साख समिति, ऑप्शन सी कहता है भूमि विकास बैंक, ऑप्शन डी कहता है व्यावसायिक बैंक जिसको कॉमर्शियल बैंक के नाम से भी हम जानते हैं। तो वह कौन सी संस्था है? तो वो जो है हमारा भूमि विकास बैंक है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। यहाँ पे इस चीज को याद रख सकते हैं कि कृषि का कोई भी कार्य जो होता है कम समय में नहीं होता है, काफी समय लगता है। और कृषि में क्या होता है आपको भूमि आता है, ओके। और दीर्घकालीन कृषि डेवलपमेंट के लिए तो दीर्घकालीन ऋण से रिलेट कर देना है हमको भूमि को। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आपको यहाँ पे दे सकता है, शॉर्ट में लिख दिया रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1934 में, 1935 में, 1948 में, 1951 में। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। और ये जो है आपको भारत सरकार का जो है केंद्रीय बैंक है, ये भी याद रखना है। कौन? तो केंद्रीय बैंक है, इस चीज को भी हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? जो वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन, इसके कितने मुख्य अंग हैं? ऑप्शन 1 कहता है 1, 2, 5, 4।
तो इनके जो मुख्य अंग हैं वो कितने हैं, तो 5 मुख्य अंग हैं। वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। भले आप कहीं कहीं 4 पढ़े होंगे, ये भी सच है, कहीं कहीं 4 भी रहता है। यदि आपके ऑप्शन में 5 नहीं रहेगा तब आप 4 के साथ जाएंगे, लेकिन यदि 5 आपको है तब आप 4 को टच भी नहीं करेंगे, तब आप 5 को ही सही करेंगे। या क्लियर कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए कह रहा है 1904 में, ऑप्शन बी कहता है 1905 में, ऑप्शन सी कहता है 1907 में, ऑप्शन डी कहता है 1920 में। तो भारत में जो सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1904 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है कि बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। यहाँ पे भारतीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपसे पूछ रहा है, किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए कहता है समाजवादी है, ऑप्शन बी कहता है पूंजीवादी है, ऑप्शन सी कहता है मिश्रित है, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में आज 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस चीज़ को याद रखना है। ओके, ये आपको सब्जेक्टिव में भी लिखने आता है, ये याद रख लें, ये बहुत वीआई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस ऑप्शन ए कहता है 17 मार्च को, ऑप्शन बी कहता है 15 मार्च को, ऑप्शन सी कहता है 19 अप्रैल को, ऑप्शन डी कहता है 22 अप्रैल को। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो हम मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है कि सही है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें एंड कंटिन्यू देखते रहें। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि भारत में, कहाँ, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ओके, ऑप्शन ए कहता है 1986 में, ऑप्शन बी कहता है 1980 में, ऑप्शन सी कहता है 1987 में और ऑप्शन डी कहता है 1988 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1986, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। ऑप्शन है आपके पास ए में 22,533 रुपया, ऑप्शन बी कहता है 25,494 रुपया, ऑप्शन सी कहता है 6,610 रुपया, ऑप्शन डी कहता है 54,850 रुपया। तो भारत में जो है 8-9 के अनुसार औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो वो जो थी आपको 54,850, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ओके, कुछ डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अर्थात भारत में जो राज्यों हैं 28 टोटल, तो इन राज्यों में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन ए कह रहा है बिहार, ऑप्शन बी कहता है पंजाब, ऑप्शन सी कहता है गोवा और ऑप्शन डी कहता है हरियाणा। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य का है, तो वो हो जाएगा हमारा गोवा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी को याद रखना है। लेकिन यहीं पे आपको सर्वाधिक की जगह कम पूछ दे तब आप जाएंगे बिहार के साथ, ये भी याद रखें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ जो है पिछड़ा राज्य किसको कहेंगे हम, तो सारे राज्य जो हैं कि आपको पिछड़ा नहीं है, एक को छोड़ के, वो है हमारा कौन, तो बिहार। ठीक है, तो बिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात जो है बिहार को पिछड़ा राज्य कहा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को अब। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ऑप्शन ए है आपके पास 50 रुपया, ऑप्शन बी है 10 रुपया, ऑप्शन सी है 5 रुपया, ऑप्शन डी कहता है 1 भी रुपया नहीं,
अर्थात जब हम शिकायत करते हैं, हम सब एक जो है क्या है कि उपभोक्ता है, ओके, तो हमें शिकायत करने की शुल्क नहीं लगती है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 1 भी रुपया नहीं। हो सकता है आपको 1 भी रुपया नहीं की जगह आपको एग्जाम में दे दे इनमें से कोई नहीं, तो अब भी आप जाएंगे इनमें से कोई नहीं के साथ, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ओके, जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपसे 1966 में, ऑप्शन बी कहता है 1969 में, ऑप्शन सी कहता है 1980 में, ऑप्शन डी कहता है 1975 में। तो ये जो हुआ था आपको टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ हुआ था, 14 वाणिज्यिक बैंकों का, और वो हुआ था 1969 में। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कितने बैंकों का, तो 14 बैंकों का, इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसका क्या मतलब जो है आपको पीरियड होता है। ऑप्शन ए कहता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का समय होता है, ऑप्शन बी कहता है 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है, ऑप्शन सी कहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय वर्ष जो होता है ये जो है आपको सामान्य वर्ष से इनकी अवधि थोड़ा डिफरेंट होती है। यह भी 12 महीने का होता है, लेकिन यह जो है आपको अप्रैल टू मार्च चलता है, हमेशा याद रखना है। अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है कि सही है। अब यहीं पे आपको एक क्वेश्चन पूछ दे कि वित्तीय राजधानी भारत की कहाँ है, तो मुंबई, ये भी याद रखना है। मुंबई को जो है वित्तीय राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे मुंबई में भारत सरकार की जो है स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूशंस है, इस वजह से जो है वित्तीय राजधानी उसे कही जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। या यह क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ दे कि स्वर्णाभूषण की पहचान होती है अर्थात किस चिन्ह से। ऑप्शन ए है ट्रेडमार्क, ऑप्शन बी है हॉल मार्क, ऑप्शन सी है एग मार्क, ऑप्शन डी है हमारा जो है उल मार्क। तो ये किससे होती है? तो ये जो होती है आपको हॉल मार्क से जो है सोने की आभूषण या सोना की पहचान की जाती है हॉल मार्क से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, ओके, जहाँ का जो है आपको नेशनल इनकम जो है काफ़ी अधिक होगा, वो कहता है कि वह देश क्या कहलाती है, कैसी देश कहलाएगी। ऑप्शन ए कहता है अविकसित, ऑप्शन बी कहता है विकसित, ऑप्शन सी कहता है अर्धविकसित, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जब राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो वह देश जो है क्या कहलाएगी, तो वो विकसित देश कहलाएगी। अमेरिका एक विकसित देश है क्योंकि उसकी राष्ट्रीय आय अधिक है। भारत एक हमारा जो है अविकसित या अर्धविकसित के अंदर आएगा या विकासशील के अंदर आएगा क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीय आय कम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है कि प्रत्यक्ष कर, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंदर कौन आएगा? ऑप्शन ए कहता है आयकर, ऑप्शन डी बी कहता है उत्पाद कर, ऑप्शन सी कहता है बिक्री कर, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट हैंड टू हैंड जो हम देते हैं टैक्स गवर्नमेंट को, उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इस तरह से भी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं। तो हम जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो डायरेक्ट तो देते नहीं है गवर्नमेंट को टैक्स, हम किसको देते हैं? तो जो कंपनी बनाती है उसको देते हैं, फिर कंपनी देती है किसको? गवर्नमेंट को। तो उत्पाद कर भी हमारा नहीं होगा, बिक्री कर भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो आय कर जो है आपको इनकम टैक्स हम डायरेक्ट देते हैं। ओके, टैक्स रिटर्न भरते हैं हम डायरेक्ट। चलिए अब देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। अभी भी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए से पहले। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो इसका एक आंसर बता दीजिए डायरेक्ट ही। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका केंद्रीय बैंक है, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, बात को समझिए,
कितना, सॉरी 20 लाख है, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण आप पढ़े होंगे इसके बारे में, तो कहाँ शिकायत कर सकता है। ऑप्शन ए है आपके पास जिला फोरम में, ऑप्शन बी कहता है राज्य आयोग में, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रीय आयोग में, और ऑप्शन डी कहता है आपसे इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ करेगा शिकायत, तो ये करेगा राज्य आयोग में। लेकिन जब 1 करोड़ से अधिक हो जाए तब कहाँ जाएगा, तो राष्ट्रीय आयोग में, ये भी याद रखना है। तो 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में रहेगा तो राज्य आयोग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और यह अभी यहीं तक रहने देते हैं इस सेशन में, फिर मिलते हैं 21 से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वॉल्यूम में इसका। ओके एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का कुछ हमने सेलेक्टेड जो है फुल फॉर्म भी बना दिया है वीडियो, आप उसे भी एक बार जरूर देख लें। ओके, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।